अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से ऑफ पाकिस्तान से एक मुश्किल मुकदमा जीतने के बाद जो कि मुकदमा बिल्कुल एक फिल्म के अंदाज में कभी जीत रहे थे कभी हार रहे थे और एंड में जीतने के बाद लाहौर की वापसी है, तो आई थॉट कि आप तमाम दोस्तों से डिस्कस किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा कैसे स्ट्रेटेजिकली जीता जा सकता है, कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है और एक सस्पेंसफुल थ्रिलर के अंदाज के अंदर ऑलमोस्ट, और जो विक्ट्री वगैरह अचीव की। इसके साथ साथ कैंपेन को साइड के ऊपर रख के उसकी टेंशन के बावजूद कैसे मैनेज किया गया और ये क्या है मामलात वगैरह बंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे आर्ग्यू करता है, थोड़ा आपसे डिस्कस किया जाए। केस थोड़ा सा मुश्किल था सुप्रीम कोर्ट में। आप जो भी केस कभी लेके जाएंगे आपको हमेशा ही तकरीबन मसला पड़ेगा, क्योंकि अमूमन ऑब्वियसली अगर आप केस लेके जा रहे हैं और आप पिटिशनर की तरफ से, तो नीचे हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने बेसिकली ना कर दी हुई है। सो उसको जाके ये साबित करना, और अगर कंकरेंटली दो जगह से इस केस के अंदर दो कोर्ट्स ने नीचे से ना की हुई थी, तो अगर आप वहां पे जा रहे होंगे तो देन इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर करे। और सुप्रीम कोर्ट में लोग शौक से लाइसेंसेस वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीतना वगैरह कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये लीव के स्टेज के ऊपर खास तौर पर अगर डायरेक्ट अपील ना हो, तो अगर आपने CPLA जमा करवाई हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। केस की नौयत कुछ ये थी कि दूसरी पार्टी ने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जमा करवाया हुआ था मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट, जो कि बुजुर्ग औरत थी और उनकी बेटियां थी। इनके रेजिडेंशियल घर के बारे में कि बाप ने जिंदगी के अंदर एक मुआहदा कर लिया था, अग्रीमेंट टू सेल, और उसकी पार्ट पेमेंट भी ले ली हुई थी और कुछ पेमेंट वगैरह डिस्प्यूट ये था कि टाइम पे पेमेंट नहीं की भी कि नहीं की, प्रोड्यूस भी की कि नहीं वगैरह। पार्शियल पेमेंट एडमिटेड खैर थी और अग्रीमेंट टू सेल भी एडमिटेड था। तो अगर आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस किए हैं तो आपको शायद समझ आती हो कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मामला, मगर इस केस के अंदर थोड़ी बहुत जान वगैरह थी। और ये करने के लिए नीचे इनिशियली मामला ऊपर आई बिलीव डिक्री हुआ पहले, उसको सेटिसाइड करने के लिए ऊपर अपील जमा करवाई और वो अपील सेटिसाइड, अपील के अंदर मामला रिमांड हो गया। उसके खिलाफ रिवीजन में फिर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने दोबारा से मामला रिमांड कर दिया हुआ था नीचे के मेरिट्स के ऊपर, एपलेट कोर्ट को के अपील को मेरिट्स के ऊपर आप डिसाइड करें। और टाइम 2 महीने का टाइम फिक्स कर दिया हुआ था और उसमें कई साल नीचे मामला पेंडिंग रहा, और कई साल नीचे मामला पेंडिंग करने के बाद एक दिन डिसमिसल डिफॉल्ट हो गया, पार्टी को पता नहीं लगा। 60 दिन के बाद रेस्टोरेशन जमा करवाई तो रीएडमिशन अपील की जमा करवाई तो वो भी खारिज हो गई टाइम पार पर। रिवीजन के अंदर ऊपर FAO के अंदर ऊपर हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट ने भी ये कह के कि जी टाइम बार्ड है, 30 दिनों में आपने आना था, और खारिज कर दी। इसको कहते हैं FAO हाई कोर्ट के अंदर ये कह के कि जी टाइम बार्ड है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जो CPLA लेके गए थे उसके अंदर ये नुकता था कि दो कोर्ट्स ने कह दिया हुआ था कि जी टाइम बार्ड है, 30 दिनों में आपने जमा करवानी थी, आपने 60 दिनों में जमा करवाई, तो ये तो बन ही नहीं सकती। ना यहाँ पे आके एक सिविल वकील का गुर और एक सिविल स्किल बंदे का आ जाता है कि हाई कोर्ट ने तो आर्टिकल 168 लगा दिया था। अगर आप लिमिटेशन एक्ट देखें जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर आपने किया। ऑर्डर 41 रूल 17 है मौजूद CPC का। अब अगर जो आप गहराई के अंदर, अगर आप अच्छे से सिविल के वकील हैं तो गहराई में अगर आप जाके देखें तो इसके ऊपर आपको केस लॉ अगर रिसर्च करें तो आपको केस लॉ ये मिल जाता है कि लाजमी है कि ऑर्डर 41 रूल 17 का ऑर्डर जब हो रहा हो और उसके अंदर अपील को डिसमिसल डिफॉल्ट किया जाए फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, तो वो डेट ऑफ हियरिंग हो, वहाँ पे हियरिंग का वर्ड यूज किया हुआ और इसके ऊपर जजमेंट है 2016 SCMR 2009 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 जजेस की जजमेंट है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि असल में तो यहाँ पे अगर तो उस तारीख पे डेट ऑफ हियरिंग फिक्स ना हुई हो, पिछले ऑर्डर में ये ना लिखा हो कि हियरिंग के लिए हमने फलां तारीख फिक्स की है, तो और फर्दर प्रोसीडिंग्स के अंदर इस केस में लिखा हुआ था मुनासिब कार्रवाई के लिए, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम
तो फिर एक्चुअली ऑर्डर 41 रूल 17 के तहत डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं हो सकता, और अगर कोर्ट डिसमिस इन डिफॉल्ट करती है तो वहाँ पे आर्टिकल आई बिलीव 172 का था, 167 अभी आपके सामने जो जिक्र किया था वो आर्टिकल नहीं लगेगा, और एक कैच ऑल आर्टिकल लगेगा, आई बिलीव आर्टिकल 181, और उसके तहत 3 साल की लिमिटेशन होगी। वो जजमेंट हम लेके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। 2 जजेस थी, आज हम बेंच जिसके सामने पेश हो रहे थे, जस्टिस नईम अफगान साहब हेड कर रहे थे, जस्टिस सिद्दीकी साहब कराची से थे, और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज आजकल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बेंच ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़्यादातर उनका रुझान आई बिलीव सीनियर जज का तो शायद फौजदारी की साइड के ऊपर था। तो अब जब टेक्निकल नुक्ते लेके जाते हैं कोर्ट के सामने तो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि वो उसके बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रात कैंपेन से 2 बजे हम यहाँ पे पहुंचे और सारी रात इसके ऊपर काम करते रहे, और लेडीज़ का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन हो रही थी, हमने स्टे लिया हुआ था, घर फारिग हो जाता उनकी अलग टेंशन थी, वो भी आई हुई थी यहाँ पे, और मुकदमा कैसे तैयार किया जाए। और पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कशन का ये कर रहा हूँ और गुफ्तगू ये कर रहा हूँ कि बंदा अगर मुकदमे में इस बादूशी कोर्ट्स में भी होता है, आप सोचें कि जी आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसका क्या जवाब होगा। पहले जो वकालत में बार बार ये कहता हूँ कि आपके मुंह से वकालत के अंदर पहले 5 जुमले क्या निकलते हैं वही सारी की सारी वकालत है। तो जज साहब इसमें केस में फॉर एग्जांपल अगर मेरिट्स की तरफ अगर ये मामला चला गया होता तो जज कहता है अग्रीमेंट एक्चुअली एडमिटेड है, पार्ट पे पार्शियल पेमेंट एडमिटेड है, तो इसमें डिग्री के अंदर क्या मामला है। हाउएवर हमने उस एरिया के ऊपर फोकस किया हुआ था कि फर्स्ट अपील है, डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है। हाई कोर्ट से मैंने आपको जिक्र किया था कि पहले एक दफा रिमांड हुआ था। आई न्यू कि दैट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रांग नुक्ता। आई न्यू एक मसला ये होगा, नॉर्मली अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान आते हैं वो सबसे पहले आपको कहते हैं यार अपनी एप्लीकेशन पे तो आओ, हम देखते हैं कि एप्लीकेशन बनती थी कि नहीं। और ये एप्लीकेशन जरा थोड़ी सी मस्कीन सी ही थी कि जी उन लिखा हुआ था कि जी वालदा बीमार थी, उनको डायबिटीज़ का मामला था, शुगर हाई हो गई, तो हम इसलिए पेश नहीं हो सके वहाँ पे कोर्ट में। 60 दिन क्यों नहीं पेश हो सके, 6 बहनें थी, एक भाई भी बीच में था, ये क्या मामला था, किस तरीके से। तो आई ऑलवेज न्यू कि अगर एप्लीकेशन पे गए तो मसला होगा। तो इब्तदा ही यहाँ से उनके सामने कोर्ट के सामने ये की कि जी जनाबे वाला इसको कहते हैं रिमांड किया गया था ये केस, और रिमांड के ऑर्डर के बावजूद मेरिट पे डिसाइड होने के लिए रिमांड के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया, और वहाँ पे हमने पार्टीज ने एग्री किया था कि मेरिट पे डिसाइड होगा। तो ये नहीं, हमने तो देखें फलां तारीख के ऊपर रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी दिए थे, एक दफ़ा पहले भी आर्ग्यू कर चुके हुए थे, जज चेंज हो गया हुआ, तो अब इसके पास उधर जाने की कोशिश की, लेकिन अब जज साहिबान ने आपको उसका भी एंटिसिपेट सारा अपने ज़हन में तो अपने स्क्रिप्ट बनाई होती है। जज साहब ने आपको कहा कि वो फॉर एग्जांपल जज साहब ने कहा कि आप एप्लीकेशन पे आए। मैंने अपनी बाय द वे 2 अपील थी, मैंने अपनी जो पेपर बुक थी उसके मुताबिक तैयारी की हुई थी, जज साहब के सामने कोई और पेपर बुक थी जो 7 वाला मुकदमा था हमारे, उसके ऊपर वो मुझे कहें कि जी उसका पेज नंबर बताएं, जो कि मैंने वहाँ पे उससे तैयारी नहीं की हुई थी। 7 वाले जो वकील थे अपनी वाली फाइल से बंदा तैयार करता, किसी और की फाइल से नहीं अमूमन करता, बट वहाँ पे इम्प्रोवाइज करना पड़ा। लकीली दूसरे काउंसिल भी साथ थे, ही वाज इफेक्टिव एज वेल, उन्होंने भी बीच में ये पॉइंट आउट वगैरह किया। तो जज का जो है हमें डर नज़र आ रहा था। जज साहब ने कहा कि एप्लीकेशन के अंदर तो आपने कोई लिखा नहीं, ये कौन सी सीरियस नौयत की चीज़ है। तो वहाँ पे थोड़ी सा हमने ये बीच में पुश किया कि जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रिमांड ऑर्डर है। रिमांड ऑर्डर का नुक्ता मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को पहले जो हमने मेन नुक्ता निकाला हुआ था कि जी लिमिटेशन पे गलत उड़ाया है, उसके ऊपर जज साहिबान जजमेंट की तरफ जाए ही ना। ऑर्डर फॉर इनफैक्ट वो ये कहें कि जी वो जी ऑर्डर शीट की तरफ आप पुराने ऑर्डर देखेंगे, सारी चीज़ें आपसे जज पूछ सकता है, किस तारीख पे खारिज हुआ, किस तारीख पे क्या हुआ, कौन से पेज के ऊपर है, वो सारी की सारी लिख के हम लेके आए थे। बट मसला ये पड़ा कि वो कहेंगे जी दूसरे की फाइल से पढ़ के बताओ। दूसरा इंपॉर्टेंट वहाँ से भी फिर मैनेज वगैरह किए। मेन नुक्ता उसके अंदर ये आ रहा था, जज साहब ने फॉर एग्जांपल कराची से जो जज साहब थे, जज साहब मेरा मौक़िफ़ ये था कि वो जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ कि डेट ऑफ हियरिंग होनी चाहिए और डेट ऑफ हियरिंग लिखा होना चाहिए। वो जज बज़िद थे कि नहीं जी डेट ऑफ हियरिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हियरिंग ही तो होनी थी वहाँ पे, और हियरिंग ही अगर होनी थी तो आप हम आपको किस चीज़ के ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे छूट वगैरह दें। अगर वहाँ पे उसने मजीद कार्रवाई लिखा हो तो और कौन सी कार्रवाई होनी थी। तो मेन नुक्ता जो मेरा था, जो गूगली पहले
जो हमने मेन बॉल वगैरह की थी वो तो उन्होंने बेसिकली रोक दी और वो जजमेंट की तरफ जा नहीं रहे थे। फिर आपको रिमांड का जो दूसरा नुक्ता निकाला हुआ था कि जी रिमांड का ऑर्डर था, उसको भी एक जज साहब ने पहले पढ़ लिया। वो कहते हैं इसमें तो कहीं नहीं रिमांड का लिखा हो। चूंकि मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था, मैंने कहा जी फलां जुमले पे इन्होंने एग्री किया हुआ है कि जी हम मेरिट के ऊपर ये डिसाइड होना चाहिए, तब मेरिट के ऊपर गए, दोनों पार्टीज एग्री करते हैं। इस तरीके से जब हमने उनके साथ थोड़ा बहुत खेला, और वंस अगेन मुश्किल हो रही थी काफी ज्यादा, और कुछ पता नहीं था कि खारिज हो जाए क्या हो जाए। बट मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, उन्होंने मेरे ख्याल में उसके बाद थोड़ा सा हेल्प आउट वगैरह किया उन्होंने, बिकॉज इस नुक्ते के ऊपर उन्होंने ये कहा। और फिर साथ जो सिंध से जज साहब थे उन्होंने भी फिर ये कहा कि जी यार बात तो आपकी सही है, फर्स्ट अपील वगैरह है आपका, वो एज ऑफ राइट आपका हक है, वो आपसे लिया जा रहा है। इसके ऊपर फिर सीनियर जज साहब ने दूसरी पार्टी को कहा जी आप क्या बताएं क्या। अब इतना काम हमने पहले इसलिए कर लिया हुआ था क्योंकि पहले भी हमने नीचे देखा हुआ था कि काफी डिफॉल्ट्स वगैरह हमारे पार्ट के ऊपर भी शायद मौजूद थे। इसके अंदर अगर आप ऑर्डर शीट पढ़ते, पहले भी डिसमिसल डिफॉल्ट हो गई हुई थी, 18 मौके भी मिल चुके हुए थे, ये चीजें वगैरह भी हो चुकी हैं। दूसरे वकील साहब ने उस साइड के ऊपर जाने की कोशिश की, मगर हमने इतना काम कर लिया हुआ था ऑलरेडी कि जज साहब ने भी कहा कि जी क्या फर्क पड़ता है अगर ये सारी चीजें हम इनको चलें कॉस्ट डाल देते हैं। उसमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कितने करें, तो 25-25 हज़ार रुपए की कॉस्ट डाल के ये जो उनका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरी पार्टी से कंसेंट कोर्ट ने कहा कि जी बनती है वगैरह, दो पार्टीज डू नॉट डिसएग्री, इसके लिए हम ये रिमांड करके भेज देते हैं, और साथ टाइम फिक्स कर दिया। ऐसी ऑप्शंस अगर आप अपने जहन के अंदर रखें तो जज साहिबान को अगर आप आगे दें तो इसके अंदर काफी फायदा वगैरह भी हो जाता है कि कोई रीजनेबल अगर आप रास्ता जज साहिबान के सामने रखें तो रिलीफ भी मिल जाती। तो उसके बाद बाहर जब निकले तो क्लाइंट्स की आंखों में आंसू थे, उनका ख्याल था कि उनको घर से निकाल दिया जाएगा। अब उनको ब्रीदिंग स्पेस मिली, शायद मेरिट के ऊपर वो नीचे बेहतर आर्ग्यू करके केस भी जीत जाए। बताने की और आपसे गुफ्तगू करने की ये ज़रूरत वगैरह ये थी, और पता ये रहा था कि टेंशन मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, इलेक्शन छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे। आपके सामने यही मेरा बेसिकली कैंपेन भी है कि जो आपके दोस्तों के साथ बात वगैरह कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल वकील हूँ, अच्छा वकील हूँ, वकालत के लिए काम करता हूँ, और अपनी ड्यूटीज़ वगैरह ये वाली भी प्रोफेशनल भी करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट तक अच्छे अंदाज के अंदर बीच में पजीराई वगैरह होती है, और आज रिलीफ वगैरह मिला। मुश्किल मुकदमा था, फिर मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हर मुकदमा मुश्किल होता है अगर आप पिटिशनर की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आपके खिलाफ डिसाइड किया हुआ। यही मेरा तमगा था आप दोस्तों से शेयर करने का भी, यही मकसद था कि अपने लोगों को ये ट्रेन वगैरह मैं करता रहता हूँ बार वोकेशनल कोर्स पे, एक ही गोली के साथ मत जाइए, बैकअप भी रखिए। एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और फाइल से कहें, फलान डॉक्यूमेंट पे जाएं, तैयारी करके आए, नोट्स अगर आपके ऑलरेडी बने हों, फलान नुक्ता कौन से सफ़े में आप आगे पीछे अगर मगर आपने की नहीं तो जज ने आपको उड़ा के साइड के ऊपर कर दिया कि नहीं छोड़ें। सो ना जुबान लड़खड़ानी चाहिए, ना आपका ये एबिलिटी होनी चाहिए, मिसगाइड आपका होना चाहिए, नोट्स वगैरह आपके तैयार होने चाहिए। और एबिलिटी अगर आपको जज किसी और साइड पे ले जाए और आपकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी वो ना मान रहा हो, तो फिर भी आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे इम्प्रोवाइज करके बैकअप प्लान्स भी अपने जहन के अंदर रख के और उसके ऊपर होता। वंस अगेन बेंच के मेकअप को भी कि क्या कितने टेक्निकल जाते हैं, क्या जजमेंट्स देखते हैं नहीं देखते, पहले से लिख के हमने दी हुई थी जजमेंट। मैंने एक जो मेन थी आपको जिसको बता रहा हूँ वो दी हुई थी, सीपीसी का ऑर्डर 47 का निकलवा के रखा हुआ था, जिस पे जजेस नहीं गए, और दूसरी पार्टी ने 8 जजमेंट्स लिखी हुई थी जिसका इस्तेमाल ही नहीं वो कर सके। ये सारी की सारी चीजें इन द मोमेंट के अंदर इम्प्रोवाइज होती हैं, और यही शायद एडवोकेसी का फन है और यही एडवोकेसी का गुर है। आंखें आप देखेंगे मुकम्मल तौर के ऊपर अभी भी सूजी हुई हैं, और ये सारी की सारी नींद वगैरह पूरी नहीं हुई, लेकिन मज़ा अपना अलग है इसके ऊपर। मज़ा भी नहीं बल्कि आपकी जब एनर्जी होती है, पहले आप इतने हाई होते हैं, बीच में आके एक बंदे की थकावट एक दफ़ा जब आपको हिट करती है तो आपकी मुकम्मल तौर के ऊपर एक तरीके से जान निकल जाती है। ये करके आप गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा सा नैप करेंगे। ये जजमेंट ज़रूर लिखिए अपने रजिस्टर में जाके, 2016 SCMR 2009 ज़रूर पढ़ें कि अगर अपील अगर खारिज हो जाए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली ये नहीं आई बिलीव डिसाइड की गई थी, तो इसलिए ये करके इस पर देख लिया जाए। बाकी अब आपके दोस्तों के साथ गप वगैरह रहेगी। वंस अगेन वोट फॉर मोहम्मद अहमद क़य्यूम, कैंडिडेट फॉर लाहौर सीट मोहम्मद, ये करने के लिए आपकी शफकत होगी मोहम्मद अहमद क़य्यूम बराए लाहौर सीट। थैंक यू, जीते रहें इंशाल्लाह, आप लगे।